नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, परीक्षा मंथन की जो लक्ष्य 2017 वाली सीरीज चल रही है उसके 10 वीडियो हो चुके हैं और इसमें अब मैं ये कर रहा हूं कि जितने भी चैप्टर वाइज है मैं एक एक साथ नोट दूंगा। अभी जैसे इस वीडियो में हम बात करेंगे पूरी नदी संरक्षण और विकास के बारे में, यानी कि रिवर कंजर्वेशन और डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी 2016-17 में हुआ है वो सभी कुछ देखेंगे और सभी पीसीएस एग्जाम प्लस एसएससी एग्जाम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, राजकुमार जी के नोट्स हैं ये, और ये परीक्षा मंथन के अभी देखिए लगभग 50% हो चुका है और इसमें अभी 10-15 दिन में और पूरी परीक्षा मंथन खत्म कर लेंगे। प्लस यूपी पीसीएस का जितना भी करंट अफेयर है उसके लिए एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसी को फॉलो करिए, ठीक है। चलिए इसमें बात करते हैं। सबसे पहले सोनी परियोजना के बारे में बात करते हैं। देखिए, सोनी परियोजना का सबसे पहले तो फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरिगेशन, और ये किस लिए बनाई गई थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, ये एक सरदार सरोवर डैम है, वो नर्मदा नदी पे बना हुआ है। अब वहां पे जो वाटर ओवरफ्लो होता है, जो वाटर एक्स्ट्रा है, उसको लेके एक सौराष्ट्र करके रीजन है, वहां पे 115 मेजर डैम बना दिए हैं। तो ये जो सरदार सरोवर डैम है, यहाँ से वाटर जो ओवरफ्लो हो रहा है, इसके वाटर को यूज करके इन 115 डैम को फिल किया जाएगा, ताकि जो सौराष्ट्र रीजन है वहां पे पानी की समस्या को दूर किया जा सके। तो ये आप समझ सकते हैं, ये है मेन चीज, मतलब कि एक लिंकिंग परियोजना है, तो ये आप याद रखिएगा। तो सोनी क्या है, ये सरदार सरोवर जो डैम है जो कि नर्मदा रिवर पे बना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे कुछ वाटर ओवरफ्लो कर रहा है, इसको लिया और 115 मेजर डैम बना दिए सौराष्ट्र रीजन में, क्योंकि वहां पे सूखे की बहुत ज्यादा समस्या है। और गुजरात के जो ये सौराष्ट्र रीजन है, यहाँ पे लोगों को ये इरिगेशन फैसिलिटी देने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर, इन सब चीजों के लिए 115 डैम लगा दिए यहाँ पे, ठीक है। अब इन 115 डैम में ये सरदार सरोवर, ये जो इसमें सरदार सरोवर वाला प्रोजेक्ट है, इसका ओवरफ्लो जो हो रहा है, वाटर जो एक्स्ट्रा वाटर है, यहाँ से इसको फिल कर देंगे, इसलिए बनाई गई है। ये है सोनी परियोजना, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। बाकी इसमें डिटेल दी हुई है राजकुमार जी ने कि देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है, सौराष्ट्र नर्मदा और तरन इरिगेशन। पहला फेज का ये उद्घाटन किया था 2016 में जामनगर में। सोनी परियोजना है लिंकिंग एक परियोजना है, गुजरात में ये नर्मदा नदी पर जो बना है सरदार सरोवर बांध, वहाँ का जो एक्स्ट्रा वाटर है, जो ओवरफ्लोइंग वाटर है, उसमें उसको सौराष्ट्र क्षेत्र में, मतलब जैसे जो सूखे की समस्या को दूर करने के लिए 115 बांध बनाकर वहाँ के जलाशयों को पूरा किया जाएगा, ठीक है। पहला ये जो 17 अप्रैल 2017 को बोताड़ गुजरात में जो पहला चरण कंप्लीट हो गया, उसको राष्ट्र को समर्पित कर दिया पीएम मोदी जी ने। और इससे देखिए गुजरात के जामनगर, राजकोट, मोरबी, ये सब लाभान्वित होंगे, मतलब यहाँ पे बेनिफिशियल रहेगा वाटर के लिए। और दूसरे फेज का भी स्टार्टिंग कर दी, इनॉग्रेशन कर दिया, शिलान्यास कर दिया है। दूसरे फेज से कौन कौन होगा, ये अमरेली, बोताड़ और भावनगर। तो ये है पूरा सोनी परियोजना के बारे में, ठीक है। सोनी परियोजना कहाँ पे है, गुजरात में है। ये किस चीज से रिलेटेड है, ये लिंकिंग परियोजना है। एक्स्ट्रा वाटर जो सरदार सरोवर डैम है वहां से लिया, 115 डैम बनाए, उसमें डाल दिया, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, सूखे की समस्या को दूर करने के लिए। दूसरी चीज, केन बेतवा नदी अंतर संयोजन परियोजना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि केन बेतवा जो ये इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर है, ये प्रोजेक्ट, ये पहली बात तो ये कि इंडिया का ये पहला इंटर स्टेट वाटर लिंकिंग प्रोजेक्ट है या फिर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, ये आप याद रखिए। इससे पहले भी देखिए इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर की बात होती रहती है हमेशा इंडिया में। अभी भी जैसे संसद चल रही, कई लोग बोल रहे हैं कि जो पानी की समस्या है वो एक जगह है जहाँ पे ज़्यादा पानी होता है, वहाँ से दूसरे जगह में आप दे दो, तो इंटरलिंकिंग कर दो पूरे रिवर्स की। उसमें देखिए बहुत सारी समस्याएं हैं। पहली बात तो ये कि नॉर्थ में और साउथ में जो हिमालयन रिवर्स का जो कोर्स है पूरा, वो सब डिफरेंट है। मतलब जो नॉर्थ में हिमालयन रिवर्स हैं वो ऑल टाइम फ्लो करती रहती हैं, जो ज़्यादातर जो साउथ की रिवर्स हैं वो सिर्फ बारिश के टाइम पे उनमें पानी आता है। तो और बहुत सारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ें अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चलाई थी इनमें बातें, 2001 में जब थे वो, तब उन्होंने ये सब बात करना चालू किया था। और उसके बाद फिर अगर देखिए, सबसे पहला देश में जो सर्वप्रथम एक इंट्रा स्टेट होता है और एक इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट मतलब एक ही स्टेट के अंदर, तो सबसे पहले एक इंटरलिंकिंग रिवर की कहाँ पे की गई, मध्य प्रदेश में की गई स्टार्टिंग। नर्मदा और शिप्रा करके, नर्मदा शिप्रा सिंहस्थ लिंक परियोजना थी, उन दोनों को जोड़ दिया गया, लेकिन वो इंट्रा स्टेट थी, ये आप याद रखिएगा। और ये इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में करेंगे। तो केन का जो सरप्लस वाटर है बेतवा नदी को जोड़ देंगे,
ये 230 किलोमीटर की लॉन्ग कैनल बनाएंगे, 230 किलोमीटर की कैनल बनाएंगे। और बेसिक रीजन इसका किस लिए बनाने का है, जो बुंदेलखंड वाला रीजन है वो सूखे से प्रभावित है, वहाँ पे पानी की बहुत समस्या है, उसको इरिगेशन देने के लिए, उसको पानी देने के लिए ये बनाएंगे। जैसे ऊपर सोनी वाला जो बनाया गया वो सौराष्ट्र के लिए बनाया गया, वैसे ही, लेकिन वो तो रिवर एक लिंकिंग परियोजना है। ये क्या है, ये इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर है। इसमें जो बुंदेलखंड वाला रीजन है यूपीएमपी के बीच में, उसको पानी देने के लिए बनाया जा रहा है, ये आप याद रखिएगा। लेकिन इसमें कुछ समस्याएं ये है कि पहली बात तो ये कि पन्ना एक टाइगर रिजर्व है एमपी में, उसका 10% एरिया को ये सबमर्ज कर देगा, ये जो योजना बन रही है। अब ये सबसे बड़ी समस्या है, इसीलिए एक NBWL यानी कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस है, क्लियरेंस लेना जरूरी था, क्योंकि फॉरेस्ट लैंड इसमें डाइवर्ट किया जा रहा है। 10% जो ये पन्ना टाइगर रिजर्व है उसके लैंड को ये डाइवर्ट करेंगे, तो वहाँ पे जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इसलिए वहाँ पे इतनी जल्दी क्लियरेंस नहीं मिल रहा था। लेकिन कुछ कंडीशन पे NBWL ने इनको क्लियरेंस दे दिया है, बोला है कि आप 10% अगर ये सबमर्ज कर दोगे तो इसके बाद जो पन्ना टाइगर रिजर्व के अगल बगल में कुछ सेंचुरीज हैं, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जैसे रानीपुर है, दुर्गावती है, रानी दुर्गावती है, इन सबको इसमें पन्ना में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। दूसरा ये कि नए माइनिंग लाइसेंस आपको इशू नए माइनिंग लाइसेंस आप इशू नहीं करेंगे। तीसरा है कि NTCA इस पूरे लैंडस्केप को मॉनिटर करेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया की पहली इंटर स्टेट वाटर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, ये आप याद रखिएगा। बाकी मैंने बता दिया पूरा, और सबसे पहले भी देश में बता दिया, इंट्रा स्टेट में MP में चालू हुई थी वो, अभी 2018 में पूरी तरह से नहीं पूरी हो पाई वो। तो ये सब चीज़ें लिखी हुई है, देखिए यूपी और MP में जो बहने वाली केन और बेतवा को जोड़ेगी ये, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें सरस्वती नदी के वैज्ञानिक प्रमाण मिले हैं। देखिए एक इसके लिए कमेटी बनाई गई थी प्रोफेसर KS वाल्दिया की चेयरमैनशिप में, और उसमें ये रिपोर्ट में बताया गया कि प्राचीन काल में गुजरात, राजस्थान और हरियाणा में सरस्वती नदी का अस्तित्व था, मतलब ऐसे कुछ साइंटिफिक एविडेंस मिले हैं। और ये फाइनल जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से जो एंशियंट सरस्वती रिवर थी उसका विस्तार हिमालय से लेके पूरा, हिमालय से इसका स्टार्टिंग थी और ये पूरा समुद्र तक गया था। 4800 किलोमीटर था उसका विस्तार, 3200 इंडिया में, 1600 पाकिस्तान में। ये सब चीज़ें हैं। मेन चीज़ याद रखने वाली क्या है कि जो सरस्वती नदी है उसके लिए कमेटी बनाई गई थी प्रोफेसर KS वाल्दिया के चेयरमैनशिप में। नेक्स्ट है इसमें इंडस वाटर ट्रीटी भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसके लिए वार्ता से संबंधित है। देखिए इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में आई थी ये, और ये अगर आप देखें तो वर्ल्ड बैंक ने मीडिएट करा के भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रिवर वाटर शेयरिंग का बताया था। इसके लिए एक चीज़ याद रखिएगा, IJCRBS, ये मैं कई बार बता चुका हूँ, फॉर्मूला है इंडस वाटर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं नॉर्थ से लेके साउथ तक, उनको याद रखने का। अगर ये आपको याद है तो ये इंडस वाटर ट्रीटी के टर्म्स भी याद रखेंगे। देखिए जो ऊपर वाली है इंडस है, झेलम है, चेनाब है, रावी, ब्यास और सतलुज। ऊपर वाली 3 को बोलते हैं वेस्टर्न रिवर। ये पाकिस्तान है, इस ट्रीटी के पाकिस्तान के अंडर है ये ट्रीटी के अंडर। और ये जो RBS यानी कि रावी, ब्यास, सतलुज का वाटर है, ये इंडिया के पास है। इंडस वाटर ट्रीटी में ये सब है। वर्ल्ड बैंक इनको कराता रहता है वार्ता। लेटेस्ट अभी इसमें डिस्प्यूट ये चल रहा है दोनों के बीच में, किशन गंगा जो प्रोजेक्ट है, जो कि किशन गंगा रिवर पे है, और एक रटेल करके एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, वो चेनाब पे है। एक सालाल, और उस पर भी डिस्प्यूटेड था काफ़ी दिनों पहले तक। देखिए कोई भी इंडिया परियोजना बनाने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान उसमें टांग अड़ा देता है, और वो वर्ल्ड के फिर आर्बिट्रेशन के लिए आता है। हालांकि हर बार मात खा जाता है, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आता है इन सब चीज़ों से। और ये तो इंडिया की एक गुडविल है, एक इंडिया की सॉफ्ट पावर है कि इतने हम लोगों के बीच में 4 युद्ध हो चुके हैं। पाकिस्तान लगातार टेररिज्म हमको सब एक्सपोर्ट करता रहता है, वहाँ के आतंकवादी यहाँ पे आके हमला करते रहते हैं, अभी जैसे अमरनाथ में कर दिया। लेकिन इंडिया ने आज तक ये ट्रीटी तोड़ी नहीं है। और जो वाटर है, हम भी चाहें तो हम अपर राइपेरियन स्टेट में हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें उन लोगों के लिए दिक्कत कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। नेक्स्ट है कावेरी जल विवाद, कावेरी वाटर डिस्प्यूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कावेरी नदी मेनली कर्नाटक और तमिलनाडु से पास होती है, कुछ हिस्सा इसका केरल से, और फाइनली जब ये इंडियन ओशन में मिलने वाली होती, सॉरी जब ये सी में मिलने वाली होती है, इंडियन ओशन के ऊपर जो आप देखें तो यहाँ करीबन बे ऑफ बंगाल में मिलेगी ये, तो वहाँ पे मिलने से पहले पुडुचेरी में कराईकल रीजन में पास होती है। 4 स्टेट के बीच में है कावेरी जल विवाद। और ये देखिए ये इंटर स्टेट जो रिवर डिस्प्यूट है, ये बहुत पुरानी समस्या है। इसके लिए एक एक्ट बनाया गया था, इंटर स्टेट डिस्प्यूट एक्ट
1956। अब उसी से इंडिया के जितने भी जो रिवर डिस्प्यूट हैं कई सारे स्टेट के बीच में, वही अभी तक चल रहा है, लेकिन उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, वो अभी देखेंगे हम। उसके लिए एक एक्ट लाया गया है, अमेंडमेंट बिल लाया गया है। अभी जो कावेरी जल विवाद है, इसका लिए 1990 में एक ट्राइब्यूनल बनाया गया, 2007 में उसने रिपोर्ट दी और उसमें बोला गया कि कर्नाटक को, तमिलनाडु को 419,000 मिलियन क्यूबिक फीट जल छोड़ना चाहिए, लेकिन अभी तक कर्नाटक उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में मेनली लड़ाई है कावेरी वाला। तमिलनाडु का आरोप ये है कि जब कर्नाटक में बारिश होती है तब तो ये एक्स्ट्रा वाटर छोड़ देते हैं, और जब इनको गर्मी में ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे क्रॉप के लिए, इरिगेशन के लिए, तब कर्नाटक कहता है कि हमारे पास खुद वाटर नहीं है। तो ये दोनों, ऐसा कई सारे स्टेट के बीच में इंडिया में ये विवाद चलता रहता है। एक और है, जैसे एक विवाद अगर आप देखें तो सतलुज यमुना लिंक वाला विवाद है, जो उसमें ये कि सतलुज को यमुना से लिंक करने की बात चल रही है, और वो पंजाब हरियाणा के बीच में विवाद है वो। अब वो पंजाब हरियाणा जब से ये अलग अलग हुए थे, दोनों का डिवीज़न हुआ था, तब से ये पंजाब के बीच में और हरियाणा के बीच में है। एक सतलुज, वो ये जो यमुना लिंक है, ये क्या है, 214 किलोमीटर लंबी है ये। हरियाणा में 92 किलोमीटर बननी है, और ये इसमें पंजाब में बननी करीबन 122 किलोमीटर। तो हरियाणा ने तो अपना पार्ट बना दिया है। हरियाणा का ही कहना है कि पंजाब हमको वाटर नहीं देता है, जो भी रावी और ब्यास का जो भी एक्स्ट्रा वाटर है उसके लिए। देखिए फिर एक ये जो वहाँ की सक्सेसिव गवर्नमेंट थी पंजाब की, उन्होंने पहले तो बोला कि ठीक है करेंगे, फिर वो वहाँ पे जैसे जब शिरोमणि अकाली दल आया तो उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये देखिए 2004 में ये एक चीज़ आई थी। 2004 में एक्चुअली पंजाब ने एक एक्ट पास किया था, पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट 2004, और उसमें ये बोल दिया था कि एसवीएल की जितनी भी चीज़ें सबको डी नोटिफाई कर दिया कि मतलब लिंक को नहीं करेंगे प्रोसीड। उसके बाद फिर जो डॉक्टर कलाम जी थे उस टाइम पे 2004 में, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ली और उनका भी निर्णय आया है कि जो ये इनका एक्ट है 2004 वाला, ये बिल्कुल असंवैधानिक है और ये लिंक बननी चाहिए, और पंजाब को जो एक्स्ट्रा वाटर है वो इनको देना चाहिए हरियाणा को। तो ये कई सारे स्टेट के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। अब देखिए इसमें एक लाया गया है अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन विधेयक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये है क्या, ये देखिए है इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स अमेंडमेंट बिल है ये 2017 का। अब ये चीज़ इसलिए है क्योंकि इंडिया में एक रिवर एक स्टेट से तो पास होती नहीं, कई सारे स्टेट को पास करते हुए जाती है। तो जो अपर राइपेरियन वाले हैं वो लोअर राइपेरियन वालों के साथ हमेशा एक तरह से कभी वाटर नहीं छोड़ते हैं, या फिर अगर बारिश हो जाएगी तो ज़्यादा वाटर छोड़ देते हैं। तो एडवांटेज में रहता है हमेशा अपर राइपेरियन वाला, और इसीलिए स्टेट के बीच में डिस्प्यूट होता रहता है। इसके लिए 1956 में एक एक्ट बनाया गया था, इंटर स्टेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। ये इंटर स्टेट डिस्प्यूट एक्ट 1956 में बनाया गया था, और इसमें इसी के तहत अब जितने भी जो डिस्प्यूट है इंटर स्टेट के बीच में, रिवर के बीच में, वो अभी सॉल्व किए जाते हैं। अब इसमें ये था कि 8 अभी तक ट्राइब्यूनल बन चुके हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे पहली समस्या तो ये है कि ये लोग के पास कोई टाइम फ्रेम नहीं कि ये लोग कितने दिन में डिसीजन देंगे। मतलब आप अगर मानिए तो कावेरी और रावी और व्यास से संबंधित जो भी ट्राइब्यूनल है 26, 30 साल से चले आ रहे हैं, वो अभी तक उनका डिसीजन ही नहीं आ पाया है, अभी तक विवाद चल रहा है। दूसरी बात यह कि वहाँ पे जो अध्यक्ष होते हैं, जो भी ट्राइब्यूनल के और प्लस जो मेंबर होते हैं, उनका कोई एज लिमिट फिक्स नहीं है, कई बार वैकेंसी रहती है वहाँ पे। एक और चीज़ है कि अगर इनकी रिपोर्ट मान लीजिए आ भी जाए तो उसकी पब्लिश कब करी जाएगी, ये सब का भी कुछ नहीं मेंशन है। अब इसी में अमेंडमेंट किया जाएगा, अमेंडमेंट लाया जाएगा इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट अमेंडमेंट बिल। अब उसमें देखिए अभी क्या हो रहा है, अभी 8 ट्राइब्यूनल हैं, उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, एक सिंगल स्टैंडिंग ट्राइब्यूनल बनाया जाएगा, और उसके अंडर कई सारी बेंच क्रिएट किया जाएंगी। तो किसी भी जो भी स्टेट का जो भी बेंच में पड़ेगा उसमें वो रिफ़र कर दिया जाएगा। फाइनली ये सब एक इंटीग्रेटेड सिस्टम के अंडर रहेगा, मतलब सिंगल स्टैंडिंग ट्राइब्यूनल रहेगा, अलग अलग ट्राइब्यूनल को ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले ये देखिए अभी क्या मैकेनिज्म होता है, मान लीजिए 2 स्टेट के बीच में डिस्प्यूट है, ठीक है, तो पहले वो उनसे बोला जाता है कि आप लोग अपने बीच में खुद डिस्प्यूट सॉल्व कर लो। नहीं करोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, 1 साल के अंदर उसका ट्राइब्यूनल बना देती है। अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा कि अगर जो भी स्टेट के बीच में डिस्प्यूट है उनको बोला जाएगा कि आप कर लो, नहीं करेंगे तो एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बनाया जाएगा, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी बनाई जाएगी, DRC। और ये इसके पास 1 साल का टाइम रहेगा कि ये
दोनों के बीच में डिस्प्यूट को सॉल्व कर दे। नहीं 1 साल में कर पाती है तो आधा साल और मिल जाएगा, 1.5 साल तक मैक्सिमम इनको करना है। अगर ये नहीं किया तो जाना पड़ेगा कहाँ पे, जो अभी मैंने बताया सिंगल स्टैंडिंग ट्राइब्यूनल, यानी कि एकल स्थायी ट्राइब्यूनल के पास जाना पड़ेगा, वहाँ की जो भी रिलेटेड बेंच होगी। और उसके पास देखिए अभी कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि कितने दिन में देगा। ये जो सिंगल स्टैंडिंग ट्राइब्यूनल बनाया जाएगा 4.5 साल के अंदर इसको ये देना है, मतलब फाइनली इसको क्लोज करना है, 4.5 साल तक फैसला देना है, मैक्सिमम टाइम है 4.5 साल। तो ये एक अमेंडमेंट किया जाएगा। दूसरा अमेंडमेंट ये किया जाएगा कि जो मेंबर्स हैं, जो इसमें चेयरमैन है, उसकी एज लिमिट 70 साल कर दी गई। 70 साल या 70 साल की आयु होना चाहिए, या कार्यकाल होगा 5 साल का। और उसके बाद एक और चीज़ है कि अब इसमें एक एसेसर भी नियुक्त किए जाएंगे, मतलब जो भी टेक्निकल सपोर्ट के लिए रहेंगे, चीफ इंजीनियर की पोस्ट के रहेंगे, जो भी रिलेटेड स्टेट होंगे। तो ये सब चीज़ें याद रख सकते हैं। मतलब ये अमेंडमेंट किस लिए लाया गया है कि इतने सारे जो ये ट्राइब्यूनल है निर्णय नहीं दे पा रहे हैं, क्विक डिसीजन हो, ये इसीलिए एक इंटीग्रेटेड सिस्टम हो। तो 8 ट्राइब्यूनल को खत्म करके एक इंटीग्रेटेड बना रहे हैं सिंगल स्टैंडिंग ट्राइब्यूनल। अभी विवाद के लिए क्या होता है कि ट्राइब्यूनल बना देती है गवर्नमेंट, अब ट्राइब्यूनल नहीं बनेगा, डीआरसी के पास जाएगा, तो डीआरसी बनाई जाएगी। उसके बाद 4.5 साल के अंदर सिंगल स्टैंडिंग ट्राइब्यूनल की जो भी बेंच है उसको अपना डिसीजन देना पड़ेगा। उसके अलावा एसेसर ये नियुक्त किए जाएंगे जो कि टेक्निकल सपोर्ट करेंगे, क्या क्या चीफ इंजीनियर की जो भी टेक्निकल चीज़ें, टेक्निकलिटीज़ देखेंगे उसको। और उसके बाद फिर इनकी जो रिपोर्ट होगी वो भी एक टाइम फ्रेम में करी जाएगी। तो ये सब इसमें अमेंडमेंट किए गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उड़ीसा छत्तीसगढ़ के बीच में भी एक महानदी विवाद है। देखिए महानदी छत्तीसगढ़ से चालू होती है, उड़ीसा तक आती है, सोर्स इसका है छत्तीसगढ़, और ये रिवर जो माउथ है ये यहाँ पे उड़ीसा बनाती है। छत्तीसगढ़ कुछ डैम बना रहा है, उससे उड़ीसा को दिक्कत हो रही है, कह रहे हैं कि डैम बनाने से यहाँ पे ये वाटर में दिक्कत हो जाएगी। तो वही मतलब ये वाटर वाला विवाद जितना भी है, इसीलिए इस पूरे वीडियो में हम लोग जितने भी रिवर से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स की बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सब इसमें देख रहे हैं, ठीक है। इसमें जो भी परीक्षा मंथन में लिखा है 2016-17 का सभी मैं बता रहा हूँ एक साथ, और बिल्कुल सिंपल हिंदी लैंग्वेज में बता रहा हूँ। देखिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा। अभी आप लोग बोलते हैं जैसे कि मैं ये कंटिन्यू नहीं कर पाता हूँ, आपकी तरफ से भी मोटिवेशन नहीं आता है, आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो व्यू नहीं आ पाते हैं। अगर व्यू नहीं आएंगे वीडियो के तो फिर मुझे लगता है कि आप लोग नहीं पसंद कर रहे हैं। इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, ताकि मैं मोटिवेट होता रहूँ और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। इसको सीरीज़ को कंप्लीट करना है 10-15 दिन के अंदर, लाइक और शेयर करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखिए नर्मदा सेवा यात्रा है, स्टार्ट हुई अमरकंटक से। अमरकंटक ही नर्मदा रिवर का सोर्स है, और ये कहाँ पे खत्म हुई? अमरकंटक में, मध्य प्रदेश में। 148 दिन तक चली थी ये यात्रा। नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा का ये समापन हुआ यहाँ पे, पीएम मोदी जी ने समापन किया। 16 जिलों में 3300 किलोमीटर की दूरी करते हुए 24 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया था इसमें। गंगा स्वच्छ संकल्प दिवस ये मनाया कब गया? 2 मई 2017 को, ये पूछा जा सकता है। और इसी दिन ये 12 स्थानों पर करीबन गंगा स्वच्छ संकल्प दिवस मनाया गया, और 30 से ज़्यादा स्थानों पर गंगा विचार मंच का आयोजन किया गया। जल क्रांति अभियान ये भी इम्पोर्टेंट है, नई दिल्ली से चालू हुआ मार्च में 2017 में, और इसमें 4 इसके जो घटक हैं, जल ग्राम योजना, मॉडल कमांड क्षेत्र का विकास, पॉल्यूशन को कंट्रोल करना, अवेयरनेस बढ़ाना। जल मंथन 3 ये कहाँ पे चालू हुआ? नई दिल्ली में चालू हुआ। देखिए इसमें मेन चीज़ ये है कि वाटर इस समय स्टेट लिस्ट में है, उसको कंकरेंट लिस्ट में लाने के लिए बात चल रही थी। जल मंथन 3 में सबसे पहला जल मंथन हुआ था 2014 में, दूसरा 2016 में, तीसरा 2017 में नई दिल्ली में हुआ। तो क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि ये जल मंथन कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? उमा भारती वाली, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार। नेक्स्ट है नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा, ये मैं बता चुका हूँ, नर्मदा सेवा यात्रा है, प्रारंभ हुआ था अमरकंटक मध्य प्रदेश से। बेसिक इसमें बात यह है कि किस लिए चालू हुई थी? नर्मदा नदी को पॉल्यूशन फ्री करने के लिए, प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए। फिर ये दियामेर बाशा बांध है, पाकिस्तान बना रहा है। देखिए ये मेन चीज़ इसलिए याद रखना जरूरी है, ये पूछा सकता है किस नदी पे है? सिंधु नदी पे, और ये स्थित कहाँ पे? गिलगिट बाल्टिस्तान में। भारत इसको विरोध कर रहा है। नेक्स्ट है इसमें गंगा तटीय ग्राम प्रधानों का जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ वो इलाहाबाद में हुआ, तो ये आप याद रख सकते हैं। 20 अगस्त 2016 को हुआ था इलाहाबाद में, गंगा के किनारे जितने भी गांव हैं उन सब का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था ग्राम प्रधानों का। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिशन भागीरथ जो है ये पूछा सकता है कहाँ पे चालू हुआ और किस पर्पज से चालू हुआ। मिशन भागीरथ स्टार्ट कहाँ पे हुआ? तेलंगाना में हुआ है, 7 अगस्त 2016 में।
पीएम मोदी जी ने इसको स्टार्ट किया था और ये तेलंगाना के मेडक जिले के कोमाती बांदा नामक गांव से चालू हुआ मिशन भागीरथ। और बेसिक इसमें बात यह है कि किस लिए किया गया, तेलंगाना में जितने भी घर हैं हर घर में पाइप से ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाना। तो मिशन भागीरथ बहुत इंपॉर्टेंट है, रट डालना एकदम। गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज, ये गंगा की सफाई के लिए राष्ट्रीय मिशन के तहत नई दिल्ली में ये स्टार्ट किया गया, इसकी स्थापना की गई। अब इसमें देखिए एक दो चीज़ें राजकुमार जी ने शायद मिस कर दी, वो मैं बता दे रहा हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि गंगा, देखिए एक MC मेहता ने पिटीशन डाली थी 1986 में, उसमें 30 साल से विवाद चल रहा है गंगा की क्लीनिंग के लिए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसको NGT में रिफ़र कर दिया है। अब इसमें बात याद रखने वाली है कि ये पूछा जा सकता है MC मेहता जो पिटीशन है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, वो गंगा क्लीनिंग से रिलेटेड है, उसको NGT में रिफ़र कर दिया गया है, ये आप याद रखिएगा। और इसके अलावा एक और चीज़ है इसमें, वो जो पहले कवर होती गई है, लेकिन अब ये वाला पूरा रिवर का वीडियो बन रहा है तो इसी में मैं और वाली भी चीज़ बता दे रहा हूँ आपको। देखिए वर्ल्ड में सबसे पहले जो किसी रिवर को लिविंग एंटाइटी का अभी स्टेटस मिला है वो दिया था न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में एक वांगनुई करके नदी है, WHANGANUI, वांगनुई करके रिवर है, उसको लिविंग एंटाइटी का स्टेटस दिया गया ताकि पॉल्यूशन मुक्त किया जा सके उसको। मतलब लिविंग एंटाइटी दे दिया, मतलब उसके राइट्स हैं कि कोई इसको पॉल्यूट नहीं कर सकता है। इसके लिए एक माओरी कम्युनिटी है, वो बहुत दिनों से लगी थी, 160 सालों से वो लोग इसका ये प्रयास कर रहे थे। अब ये नदी जो है वांगनुई, ये न्यूजीलैंड की, इसको माओरी जनजाति का सदस्य माना जाएगा। इसी की डायरेक्शन पे चलते हुए इंडिया में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने गंगा और यमुना, देखिए यमुना गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी, गंगा और यमुना को भी लिविंग एंटाइटी घोषित कर दिया है। और दूसरी बात ये सबसे इंपॉर्टेंट कि इसको ये लिविंग एंटाइटी घोषित कर दिया, मतलब गंगा यमुना के पास अब राइट्स होंगे, इनको पॉल्यूट करना अगर कोई करेगा तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। इनके खुद के राइट्स हैं, ये ह्यूमन राइट्स दिए गए हैं एक तरह से लिविंग एंटाइटी वाले। अभी तक इंडिया में भगवानों को या फिर कुछ और को दिए जाते थे, रिवर्स को नहीं मिला था अभी तक, भगवानों को नहीं, सॉरी, कुछ और ये लिविंग एंटाइटीज दिए जाते थे। अब लेकिन ये रिवर को सबसे पहले मिला है। और गंगा की ओर से देखिए इसको कौन इसका संरक्षण करेगा, मतलब कौन इनके लिए लड़ेगा, तो राइट्स वो कौन कर सकता है उसके लिए। अगर किसी ने पॉल्यूट किया तो उस पर फाइन लगाया जा सकता है, लेकिन वो करेगा कौन, इसके जो लीगल कस्टोडियन होंगे गंगा और यमुना के, कौन कौन होंगे, वो होंगे डायरेक्टर हैं जो नमामि गंगे के, चीफ सेक्रेटरी हैं जो उत्तराखंड के, और एडवोकेट जनरल हैं जो उत्तराखंड के। 3 लोग लीगल कस्टोडियन हैं गंगा और यमुना के। गंगा और यमुना को जीवित व्यक्ति के समान दर्जा मिला है। तो ये पूरा हो गया आपका नदी संरक्षण एवं विकास। अब देखिए ये वाला तो वीडियो मैंने आपको पूरा बता दिया, ये वाली PDF हमारे ग्रुप में मिल सकती है आपको, व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, पेड है वो, UP PCS का 7838692618। इसमें देखिए पूरा UP PCS का फोकस पे तैयारी होती है। सिर्फ UP PCS 2017 प्रीलिम्स टारगेट है, सितंबर तक एक ग्रुप रहेगा, उसमें जो पुरानी PDF है आपको सब शेयर कर दी जाएंगी। तो ये वाली PDF और प्लस इसके अलावा जो परीक्षा मंथन वाली जो भी चीज़ें हैं उसमें जैसे जो जो लिखा हुआ है उसमें प्लस में नोट्स करके उसको हाईलाइट करके, और प्लस हिंदी इंग्लिश में भी उसमें लिख देता हूँ, इंग्लिश मीडियम के लिए भी, ताकि वो समझ में आ सके। ये सभी कुछ आपको नोट्स UP PCS के एकदम जो भी चीज़ें हैं टोटल, हम देखिए टोटल करंट अफेयर कराएंगे इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में, UP का पूरा GK कराएंगे और UP का करंट अफेयर कराएंगे। इसके लिए आप ग्रुप ज्वाइन कर लिए, पेड है ये। आप इसमें ज़्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप में ये हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और इसको अगर नहीं भी करना है तो कोई बात नहीं, अब मैं वीडियो में भी पूरा कराऊंगा, तो अब यूट्यूब में फ्री में भी देख सकते हैं। अभी नेक्स्ट वाला वीडियो थोड़ी देर में दूंगा, अभी आज भी। देखिए मेन चीज़ यही कि आप वीडियो अगर आपको जल्दी जल्दी सीरीज खत्म करानी है तो आप अपनी तरफ से भी सपोर्ट करिए। अगर व्यू नहीं आते हैं वीडियो के तो फिर मोटिवेशन नहीं मिलती है। और दूसरी बात ये कि मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब चल रही है, इसलिए भी नहीं बना पा रहा था मैं, लगातार खांसी आ रही है तो लगातार बोलने में मुझे दिक्कत हो रही है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा जिन लोगों को ये सीरीज़ जल्दी से जल्दी कंटिन्यू करानी। थैंक यू।